हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप्स में ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। बट मैं आगे जाऊं उससे पहले आप एक बार बताइए, अब तक जो भी टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं उनमें कहीं कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है। आपको अब कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। वो बच्चे जो अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, हमारे स्टडी डेस्टिनेशन से नए जुड़े हैं, उनके लिए बता दूं कि प्रीवियस वीडियोस आप संकल्प बैच में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप कंटिन्यूअसली अपने डाउट पूछते रह सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अब ये 3 प्रोसेसेस हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में परफॉर्म होती है। तो एक एक करके इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल में होता है। अब फटाफट एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या होता है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए, एवरेज अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज 1100 टू 1200 एवरेज वैल्यू है बच्चों। ये एवरेज वैल्यू किसकी एवरेज वैल्यू है सर? blood is filtered by the kidneys per minute. Blood filtered by kidney per minute. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अगर ये दोनों किडनी को हम काउंट कर लें तो वो जीएफआर हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसको कह दिया जाता है। ठीक, अब जो कैपिलरीज हैं, यहाँ पे आप देखो, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है ये नैरो है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टरियोल। तो जो ब्लड प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, वो बहुत हाई हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूअसली एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। थ्रू इनके बीच में क्या है? सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलर कैपिलरी। सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू ये फिल्ट्रेशन होता रहता है अंडर प्रेशर। इसलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। ठीक, और इसकी वजह से जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसकी वजह से वाटर, वाटर के साथ साथ बहुत सारे डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस हैं। वाटर और डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस वो कहां से कहां पे आ जाएंगे? इनटू ल्यूमन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। इन ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, अब ये जो आया, ये क्या, इससे जो पास होगा फिल्ट्रेट, इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्योंकि ग्लोमेरुलर से हो क्या है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या है या क्या क्या हो सकता है। दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट, तो इसमें क्या होगा? वाटर का होगा। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड्स होंगे, इसमें ग्लूकोज होगा, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन्स, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है बताओ? इसमें हो सकता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो सारे इसमें हो सकते हैं। अब ये इनमें से बहुत सारी चीजें हमारे काम की नहीं है और कुछ चीजें काम की भी हैं। तो ये ब्लड अब कहाँ कहाँ फ्लो करेगा? सॉरी, अब ब्लड कहाँ फ्लो करेगा?
इनटू यहां से आया, यहां से होता हुआ कैपिलरीज नेटवर्क में गया, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, वापस कहाँ चला जाएगा अब, इफेरेंट आर्ट्रियोल में। कहाँ चला जाएगा, एफेरेंट से आया, इफेरेंट में चला गया। ठीक है। तो अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसका जो कंपोजिशन है वो ब्लड प्लाज्मा के जैसा हो जाता है, सिर्फ फर्क क्या है, उसमें प्रोटीन और फैट्स नहीं होते, एक्सेप्ट प्रोटीन एंड फैट्स। समझ आ गई बात। सो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वहां पे जो ब्लड प्रेशर है उस, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, एक तरफ क्या है, एंडोथीलियम है, ब्लड ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल का, दूसरी तरफ है एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दीज 2 लेयर्स। इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है। और यहां से एंट्री हुई, यहाँ पे ये नेटवर्क बना, और फिर उसके बाद ये कहां पे चला गया, इफेरेंट आर्टरी। बात समझ में आ गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ। अब यहाँ पे जो बोमेन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहां पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, पोडोसाइट्स। और ये इस मैनर में अटैच्ड हैं कि यहाँ पे कुछ गैप्स बच जाते हैं, कुछ स्पेसेस बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, याद करो, जिनको हम क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रे। क्या कहते हैं वो, उनको फेनेस्ट्री कहते हैं, स्लिट फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब यहां से जो फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर डे दोनों किडनी से कितना जाता है, बताओ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ द किडनीज पर मिनट, उसको जीएफआर कहते हैं। नॉर्मल पर्सन में ये होता है 125 ml पर मिनट। तो पर डे में कितना हो गया बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, पर डे का बताओ। ठीक। तो मैं सारी चीजें एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। सिर्फ क्या क्या नहीं होता है उसमें, ब्लड कार्पस्कल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, इसमें ग्लूकोज है, यूरिया है, क्रेटिनिन है। और प्रेशर के अंडर फिल्ट्रेशन हो रहा है इसलिए उसको जीएफआर कह देते हैं, सॉरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं। और जीएफआर क्या होता है, कि पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बना। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में पर मिनट 125 ml, और पर डे 180 लीटर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी। देखिए यहाँ से ये आया, यहाँ से पास होके ये ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो है वो नीचे की तरफ चला। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फिल्ट्रेट आया 180 लीटर, अब यूरिनेशन तो सिर्फ 1.5 लीटर का होता है पर डे। इसका मतलब 99% से भी ज्यादा फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और कोई भी चीज रीअब्जॉर्ब क्यों होगी हमारी बॉडी में, इसका मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन दीज आर रीअब्जॉर्ब। ठीक है। अब कहाँ पे क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ये बात करें। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों नीट में। 65% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब, 65% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब, सबसे पहली बात। ठीक है। लूप ऑफ एनले में जाने से पहले है ये बात। तो यहाँ पे क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा, सबसे पहले
ग्लूकोज, क्योंकि काम का होता है, अमीनो एसिड। उसके बाद विटामिन्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, क्रिएटिनिन, राइट। नहीं, क्रिएटिनिन नहीं होगा, याद रखना, क्रिएटिनिन नहीं होगा, सल्फेट नहीं होगा, ये नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, क्रिएटिनिन एंड फॉस्फेट आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड। उसके अलावा बाकी चीजें यहाँ पे रीअब्जॉर्ब्ड हो जाए, ठीक है। अब जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये है इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, जहां पे एनर्जी इन्वॉल्व होती है। दूसरा क्या था हमारा, ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड्स, इनका रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है व्हाट इज ऑस्मोसिस। क्लोराइड आयंस, यूरिया या बाकी कोई भी जो व्हाट यू से सोल्यूट्स हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्जॉर्ब, वो डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो अब जो फिल्ट्रेट है, नाउ द फिल्ट्रेट बिकम्स आइसोटोनिक, सेम कंपोजिशन हो जाती है, आइसोटोनिक। इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, किसके, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। मतलब पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वो कंपोजिशन उसकी सेम हो जाती है ब्लड प्लाज्मा के, ब्लड प्लाज्मा की, एक उसके इक्विवेलेंट हो जाता है बेटा। अब कहां पहुंच गए जी हम, तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये वाला पार्ट था, ये वाला सारा काम हो गया यहाँ पे पीसीटी में, ठीक है। अब पीसीटी से ये कहा जाएगा, इस रीजन में, लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा, अब इसमें भी डिसेंडिंग लिम है, असेंडिंग लिम है, इसमें भी व्हाट यू से थिक और थिन सेगमेंट होते हैं, यस और नो, बोलो फटाफट। भाई स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की तो याद रखनी पड़ेगी हमें, यस और नो। चलो कोई बात नहीं, पहले बता देते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में बच्चों मेरे क्या क्या है, यहाँ पे ये है हमारा लूप ऑफ हेनले, मान लो। अब लूप ऑफ हेनले में दो दो साइड्स हैं, जस्ट ए सेकेंड, लूप ऑफ हेनले में हमारी दो साइड्स। देखो मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ, बड़ा आराम से आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। एक तरफ डिसेंडिंग लिम्ब कर देते हैं हम, और दूसरी तरफ असेंडिंग लिम्ब कर देते हैं। कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे तो जल्दी चीजें समझ में आएंगी। अब पीसीटी से पहले आया डिसेंडिंग लिम्ब में, पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब में आया, तो ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, ओस्मोलैरिटी इंक्रीजेस, और जब ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब सबसे पहले वाटर रीअब्जॉर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, यहाँ पे सोडियम और दूसरे सोल्यूट्स हैं वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, सोडियम प्लस सोल्यूट्स नॉट रीअब्जॉर्ब, नॉट रीअब्जॉर्ब।
तो सिर्फ क्या एब्जॉर्ब हो गया? वाटर। तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया, तो अब ये कैसा बन गया? डिसेंडिंग लिम्ब में कैसा बन गया? हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक से कैसा हो गया? हाइपोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। और वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहां पहुंच रहा है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। अब असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू आयंस। यहां पे उल्टा था, इट वाज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू आयंस, सॉरी परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू आयंस, यहाँ पे इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू आयंस। तो असेंडिंग लिम्ब में पानी तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जो हमारे आयंस हैं, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, क्योंकि ये पार्शियली परमेबल होते हैं टू यूरिया। सो थिक सेगमेंट है, जो थिक सेगमेंट है सॉरी असेंडिंग लिम्ब का, यहाँ पे ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड फिल्ट्रेट अभी भी कैसा रहेगा? हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे दोनों केसेस में डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में कैसा है? हाइपोटोनिक है बच्चों, याद रह जाएगा। अब ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले से और उसमें भी असेंडिंग लिम्ब से हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट अब कहां पहुंच जाएगा? असेंडिंग लिम्ब से, बताओ, असेंडिंग लिम्ब से अब कहां पहुंचेगा? डीसीटी में, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पहुंचाएगा, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला काम यहाँ पे होगा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल होता है ये, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस सबसे पहले। वो क्यों होता है? अभी आगे जब हम जे पढ़ेंगे तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस पढ़ेंगे तो और चीज समझ में आ जाएगी। वो क्यों होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस? ड्यू टू या अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है? किसी को आइडिया है तो बताओ। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां से आता है? बोलो। जो एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स है वहां से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट है वहां से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सोडियम सबसे पहले, उसके बाद क्लोराइड आयंस, ठीक है। वाटर कंडीशनल है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कि अगर एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो पोस्टीरियर लोब से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो आ गया तो ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब ये जो है कैसा हो गया? आया था हाइपोटोनिक, हो गया कैसा? दोबारा से आइसोटोनिक हो गया, जब ये डीसीटी से निकल रहा है। आइसोटोनिक किसके? ब्लड प्लाज्मा, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। और फाइनली कहा जाता है? अब ये फाइनली कहां पहुंचेगा? कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये कहां पहुंचेगा? कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है जी। तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा सबसे पहले, फिर से क्या काम हो जाएगा? फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स हियर, ठीक। जो पूरी की पूरी डक्ट है, इट इज परमेएबल टू वाटर, कलेक्टिंग डक्ट इज परमेएबल टू वाटर, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इजी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे इन द कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट में होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब जो फिल्ट्रेट आएगा, बच गया, दिस फिल्ट्रेट इज नाउ नोन एज, filtrate is now known as
यूरिन, फिल्ट्रेट नाउ नोन एज यूरिन। अब ये क्या बन गया? यूरिन कहलाए। यूरिन कैसा होता है? यूरिन इज, हमेशा याद रखना, यूरिन इज, देखो दो चीजें लिख रहा हूं मैं, हाइपोटोनिक, किसके हाइपोटोनिक है? हाइपोटोनिक टू ब्लड, यूरिन इज हाइपोटोनिक टू ब्लड, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन आइसोटोनिक टू, आइसोटोनिक टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या जिसको मेडुलरी फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल नहीं, मेडुलरी फ्लूइड, आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड, हाइपोटोनिक टू ब्लड, हाइपोटोनिक टू ब्लड, आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड। याद रहेगा बच्चों मेरे? बोलो फटाफट, याद रहेगा कि नहीं? जल्दी से बताओ, यस और यस। ठीक, अब एक और चीज बता देता हूं साथ साथ में। अब कुछ और सब्सटेंसेस हैं, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो एसिड्स है, उनका होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, उनका क्या होगा? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उनका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, कहां पे? ब्लड में, इनटू ब्लड, ठीक, इसलिए वो यूरिन में कभी भी दिखाई नहीं देते। तो इन सब्सटेंसेस को कहते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ये क्या कहलाएंगे? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है जी। अब थ्रेशोल्ड क्या होती है? क्योंकि हम किडनी की बात करें तो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होती है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये नया वर्ड आ गया, रीनल थ्रेशोल्ड या हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो रीनल थ्रेशोल्ड किसी भी सब्सटेंस की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है ब्लड, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड ऑफ ए substance up to which it is totally reabsorbed, up to which it is totally reabsorbed, कि पूरा का पूरा रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? रीनल थ्रेशोल्ड। तो वो सब्सटेंसेस जो पूरी तरह हो जाते हैं वो हाई थ्रेशोल्ड वाले हो गए, राइट और नो? ठीक है, तो जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वहां से जब तक ये कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाए हाईएस्ट कंसंट्रेशन में, वो क्या कहलाता है? रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ दैट सब्सटेंसेस। और जब इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से वो एक्सीड कर जाएगा तो वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, यूरिन में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज आ गया यूरिन में तो ग्लाइकोजोरिया हो गया। अब जो यूरिन है वो थर्ड स्टेप की तरफ जाता है, विच इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो कि फाइनल स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे एक्टिव सिक्रेशन होता है कुछ सब्सटेंसेस का ब्लड से फिल्ट्रेट में, उल्टा काम हो रहा है, ब्लड से फिल्ट्रेट में। अब यहाँ पे पीसीटी और डीसीटी यहाँ पे मेन पार्ट हो जाते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन के। और ये क्यों जरूरी है? आयनिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस बनाने में, बॉडी का एसिड बेस मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। कैसे होता है? देखो देखो, जो रीनल ट्यूब्यूल की सेल्स हैं वो सिर्फ सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट से रिमूव नहीं करती, लेकिन बल्कि वो उसको ब्लड कैपिलरीज में भी भेज देते हैं, पेरी ट्यूबुलर जो कैपिलरी नेटवर्क पीसीटीएन होता है उसमें भी भेजने का काम करती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस जिसको हम वेस्ट भी कह सकते हैं, वो ब्लड से फिल्ट्रेट हो जाते हैं सिक्रेशन के थ्रू। तो अब कौन से सब्सटेंसेस हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है, ट्यूबुलर सिक्रेशन इज अपोजिट टू, किसके अपोजिट होगा? इट इज अपोजिट टू, पहला स्टेप क्या था ना, सॉरी सेकंड स्टेप क्या था?
ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक, इट इज अपोजिट टू ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कि अब वेस्ट ही रह जाएंगी एक तरह से, लाइक क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, ठीक, और हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, जो ड्रग्स दवाइयां हम लेते हैं, ठीक है, ये एक्टिवली अपटेक हो जाती है, एक्टिवली अपटेक हो जाता है इनका, एक्टिव अपटेक फ्रॉम ब्लड इनटू, ब्लड इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं अब, यूरिन, ठीक है, इनको हम यूरिन कह देते हैं। यूरिया एंटर कर जाएगा बाय डिफ्यूजन, यूरिया एंटर्स बाय डिफ्यूजन, चलो मैं ये भी लिख देता हूं, यूरिया बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, यूरिया बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक, कहां पे, इन थिन सेगमेंट ऑफ, इन थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में यूरिया का सिक्रेशन होगा, ऐड हो जाएगा वो। जो आयंस हैं, पोटेशियम है, हाइड्रोजन आयंस हैं, अमोनिया है, बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है, इनका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनटू फिल्ट्रेट, इनटू फिल्ट्रेट, ये कहां पे होगा, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो यूरिया का असेंडिंग लिम्ब में हो गया, और इन आयंस का कहां पे हो गया, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक। जो हाइड्रोजन आयन की मैक्सिमम सिक्रेशन होती है वो होती है पीसीटी में, हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज फाउंड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हाइड्रोजन आयन का जब रिमूवल होगा, अमोनिया का रिमूवल होगा ब्लड से इन पीसीटी और डीसीटी, तो उसकी वजह से पीएच मेंटेन हो जाती है बिटवीन 6 to 8। तो ब्लड की पीएच कितनी होती है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, बोलो फटाफट, ब्लड की पीएच कितनी होती है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, ब्लड पीएच 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 7.4, ब्लड पीएच होती है 7.4। तो जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो एक माइनर रोल प्ले करता है इन फंक्शन ऑफ किडनी इन ह्यूमन बींग्स, लेकिन जो मराइन फिशेज हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक मराइन फिशेज जो हैं, उनमें ये एक मेजर रोल प्ले करता है, उनमें ये मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, या जो डेजर्ट एम्फीबियंस हैं उनमें मेजर रोल प्ले करेगा, क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि उनके नेफ्रॉन में, बिकॉज देयर नेफ्रॉन डज नॉट हैव क्या नहीं होगा उन्हें बताओ, ग्लोमेरुलस हो नहीं होता, डज नॉट हैव ग्लोमेरुलस, उसमें ग्लोमेरुलस नहीं। तो यूरिन जो फॉर्म होता है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू होता है, ठीक है। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, जिसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट 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 यहाँ पे आ जाओ, अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में आ जाओ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। अपने डाउट्स पूछते रहिए बच्चों। अच्छा, सेशन के नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, गुड लक, सी यू सून।